हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारी 12th बायोलॉजी का है उसको हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था। आज के सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली हैं आपके लिए। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश करो जो पिछला वीडियो है पहले उसको देखो, ऑर्डर में आओ, पहला पिछला जो वीडियो है उसको देखो, उसके बाद इसको देखो। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा नॉलेज में। तो इस चैप्टर का नाम देखो, क्लियर है एकदम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इतना सिंपल है कि हम इसके नाम से ही बता सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को रिवाइज़ करवाना चाहूँगा कि हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। पहला प्री फर्टिलाइजेशन फेज, दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन फेज, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। सबको ये बात समझ में आ रही है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। बात समझ में आई? प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो जिस ऑर्डर में हमने वहाँ पढ़ा था उसी ऑर्डर में ये तुम्हारा चैप्टर बेस्ड है। देखो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो तुम धीरे धीरे पूरा चैप्टर खुद ही समझ जाओगे। बात समझ में आई? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट। अगर तुमसे पूछा जाए प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? प्लांट का वो ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो कौन सा है? वेरी गुड, फ्लावर। प्लांट का जो फ्लावर है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग में जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था फ्लावर का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह था हमने बहुत डिटेल में बात की थी वहाँ पे। तो जो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ रखा है फ्लावर्स के बारे में, एक बेसिक नॉलेज हमें उसकी होनी चाहिए और फिर हम लोग ये चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर में सबसे पहली बात आपको ये है कि देखो, बाकी ये जितनी भी ये सारी राम कहानी है इससे एग्ज़ाम में यूजुअली कुछ नहीं आएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि फ्लावर को देखते हैं हम तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, फ्लावर से जो है सेंट आता है, परफ्यूम आता है। अरे बात समझ में, ये इन सारी चीज़ों के काम आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल आता है दे आर ऑल एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेनली किसके लिए है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क लगाओगे, हाईलाइट करोगे कि प्लांट जो है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? प्लांट से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, तो हम प्लांट को देख के काफ़ी खुश होते हैं कि वी इंजॉय गेजिंग एट द सेंट्स इन द परफ्यूम दैट वी सून ओवर। ये पूरा पोएम टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि फ्लावर आर एन एसेंशियल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बात समझ में आ गई? तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें फ्लावर होगा ना, तभी तो नाम फ्लावरिंग पढ़ा है। बात समझ में आई? अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म होता है। ये मुझे नहीं लगता अभी बताने की ज़रूरत है तुम लोगों को, क्योंकि 11th में हमने बहुत डिटेल में इस पर बात की थी। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम पढ़ेंगे और प्लांट रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फ्लावर का क्या क्या पार्ट है। हमने पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी में, बस एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो प्लांट का याद करो, फ्लावर जो था उसको डिवाइड हमने किया था 2 हेडिंग में। यहाँ मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट का जो फ्लावर है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, वैसे तो पूरा फ्लावर ही एज अ होल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, लेकिन एक होता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैं डिवाइड इसको ऐसे ही करता हूँ समझने के लिए। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, हेल्प तो ऑब्वियसली करेगा, लेकिन एक होता है जिसमें मेन तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला काम हो रहा है। तो फ्लावर को आप डिवाइड करेंगे 2 हेडिंग में, एक हुआ रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझे? अब इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आपका आता है 2, क्या क्या, जल्दी बता दो जल्दी। मेल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं और फीमेल पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लावर के बताया था ना मैंने। मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंडरोशियम। क्या बोलते हैं? एंडरोशियम। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। याद रहेगा? होता है जो फीमेल की डॉक्टर होती है उसे हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। याद है? तो वहीं से एंडरोशियम एंड गाइनोशियम, ऐसे याद रखने में आसानी होती है। गायनेकोलॉजिस्ट सबको पता है कि क्या होता है, तो आप आसानी से इसको याद रखोगे, एंडरोशियम एंड गाइनोशियम। तो ह्यूमंस का जो फ्लावर के साथ रिलेशन है वो बहुत पुराना है। युगो युगो से फ्लावर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। जो हमारा पूजा पाठ होता है, अरे बात सोचो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक
ऑर्नामेंटल मतलब आभूषणों की तरह यूज़ करते हैं। सोशल, बहुत सारी सोशल, किसी से तुम मिले तो एक गुलाब का फूल दिया। रिलीजियस, जो भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं। कल्चरल वैल्यू, बहुत सारा इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। तो फ्लावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे हमारे ह्यूमंस में फ्लावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर यूज फॉर द एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने। मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से शायद तुम लोग जानते होगे इसके बारे में। लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, सब में यूज़ करते हैं। चाहे जो है लव शो करना हो तब आप फ्लावर को यूज़ करते हैं। चाहे कोई मर गया तो आपको उस जो ग्रीफ अपना शो करना है तब भी आप फ्लावर यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है फ्लावर कितना इंपॉर्टेंट है? तो चलते हैं आगे अब हम लोग। तो फ्लावर का ये देखो स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। तो फ्लावर का एक पार्ट होता है जो कलरफुल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते थे हम लोग, जल्दी से बता दो। फ्लावर के इस कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? तो बोलते थे पेटल। गुड, इसको बोलते थे हम लोग पेटल। चलो, और फ्लावर का वो पार्ट जो कि नीचे और ग्रीन कलर का होता था, ये वाला पार्ट याद है? जो पेटल ऊपर होता था और नीचे एक पार्ट होता था, उसको अपन बोलते थे सेपल। चलो गुड, ये भी याद है मतलब। तो पेटल और सेपल जो है इसको मैं ये बांटता हूँ कि नॉन रिप्रोडक्टिव है ये। वैसे रिप्रोडक्शन में ही हेल्प कर रहा है ये, लेकिन ये क्या समझने में थोड़ा आसान हो जाता है फिर। अब दूसरा आता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आप फ्लावर का देखो तो मेन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें देखो, एक तो ये पार्ट हो गया, ये जो निकला हुआ है पूरा, बात समझ में आई? एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा ये जो लंबे लंबे से हैं ये, तो ये जो ऐसे लहरा रहे हैं ना, बात समझ में आई? ये होता है मेल पार्ट का। बात समझ में आई? ये पार्ट होता है एंड्रोशियम का। किसका पार्ट होता है? एंड्रोशियम का। और एक जो लंबा सा ऐसे खड़ा है और नीचे ऐसे मटके जैसा बना है, ये पार्ट है गाइनोशियम का। हमने पढ़ रखा है, जल्दी से मन में आंसर सोच लेना है। एंड्रोशियम में क्या पार्ट्स आते हैं और गाइनोशियम में क्या पार्ट्स आते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा फ्लैट बेस होता है एक स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेक्टिफेरस एरिया कहाँ होता है? तो देखो कहाँ हो रहा है नेक्टिफेरस एरिया। बात समझ में आई? ये डायरेक्ट डायग्राम नीट वाले दे सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, और पूछेंगे तुमसे कि नेक्टेरीफेरस एरिया कहाँ पे होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो इसका आंसर। बात समझ में आ गई? तो फ्लावर का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो डायग्राम्स हमेशा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से बहुत सारे एमसीक्यूज निकल के आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर पे। अभी तक तो बस राम कहानी थी, माहौल था कि हाँ भाई क्या होता है फ्लावर क्या नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर पे। तो प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 हेडिंग्स में: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तुम सुनो, तुम खुद सोचो, कोई एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उसका स्टेम निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है, किस रीजन पे फ्लावर बनने वाला है ये तो डिसाइड कोई करेगा ना। तो जिस रीजन पे फ्लावर बनता है, जो फ्लावर एकदम प्राइमरी स्टेज में होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्रीमोडियम। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है, फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल से नाम ही लग रहा है फ्लावर, प्रीमोडियम मतलब प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव फ्लावर जिस जगह पे आता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल चीज़ है ये। फिर हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस वगैरह, हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा है। तो वहां पे फिर फ्लावर आया। अब उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी। तो जो मैंने पहले बता रखा है, मेल पार्ट को अपन बोलते हैं एंडेरोशियम, फीमेल पार्ट को अपन बोलते हैं गाइनोशियम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सब समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा मेल पार्ट को प्रॉपरली। तो मेल जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे, तो मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। याद है? मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन। ये जो एंड्रोशियम है उसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं स्टेमेन। सबको पता है स्टेमेन, याद रहेगी बात, स्टेमेन। दूसरी बात याद ये रखना कि जो मेल गैमेट होता है वो साइज में छोटा होता है। जो मेल गैमेट होता है वो साइज में छोटा होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो साइज में बड़ा होता है। तो अगर मेल गैमेट को, अगर जो मेल गैमेट हमारा है, इस मेल गैमेट को अगर मैं बोल दूं माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो मेल गैमेट है इसको अगर मैं बोल दूं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो क्या दिक्कत है कोई तुम लोगों को? बात समझ में आई? जल्दी बोलो। ये जो मेल गैमेट है अगर मैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दूं तो कोई दिक्कत है तुम लोगों को? क्योंकि ये साइज में छोटा होता है। वैसे ही फीमेल गैमेट को अगर मैं मेगास्पोरेंजियम बोल दूं तो कोई दिक्कत है? गैमेट नहीं, पार्ट को। मेल पार्ट को अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जो फीमेल पार्ट है उसको मैं मेगास्पोरेंजियम बोल दूं तो कोई पार्ट नहीं है। और पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही तो वो गैमेट होता है। सब आपने 10th में भी शायद सुना होगा इसके बारे में। अब हम आते हैं कि क्या होता है स्टेमेन। तो देखो ये डायग्राम ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। जो आप कोई भी फ्लावर उठाओगे तो तुम उसमें देखोगे कुछ लंबा लंबा स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ रहता है। बात समझ में आई?
तो जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर पतला पतला सा निकला हुआ रहता है, जो हवा में लहराते रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। तो जो स्टेमेन होता है ना, उस स्टेमेन का दो पार्ट होता है। तुम ध्यान से देखो, जो स्टेमेन है इसका दो पार्ट दिख रहा है कि नहीं। एक तो ये ऐसे लग रहा है, गधा की तरह लग रहा है, ये गधा होता है, हनुमान जी वाला गधा। तो उसमें गधे का जो गुंबद है, एक तो वो होता है, और दूसरा वो जो पतला सा हैंडल है वो। बात समझ में आई। तो जो स्टेमेन है, स्टेमेन का दो पार्ट हुआ, एक जो गुंबद है वो, और दूसरा जो हैंडल है वो। तो जो गुंबद वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। बात समझ में आई। स्टेमेन के उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो गुंबद की तरह होता है, लो मतलब थोड़ा सा मोटा सा पार्ट, उसको बोलेंगे एंथर। और जो पतला सा लंबा सा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। मैंने पहले भी बता रखा है तुम्हें फिलामेंट क्या होता है। बात समझ में आई सबको। तो एंथर क्या हुआ, जो थोड़ा सा थिकेंड एरिया होगा उसको हम बोलेंगे एंथर। बात समझ में आई। जो लंबा सा पतला सा एरिया होगा उसे हम बोलेंगे फिलामेंट। बात समझे तुम लोग या नहीं, जल्दी बताओ। तो एंथर एंड फिलामेंट, सबको बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा आ गया। तो ये जो एंथर होता है ना, ये एंथर को जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब क्या होगा, तुम ध्यान से देख रहे होगे, एक तो इसका पार्ट ये है, ये वाला पार्ट, और इसके ठीक पीछे से एक और पार्ट है। बात समझ में आई। मतलब एक पार्ट तो ऐसे ही है और एक पार्ट ऐसे है। तो इसको अगर मैं बाइलोब्ड कह दूं, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्या कोई दिक्कत है। बात समझिए। अगर इस एंथर को मैं बाइलोब्ड बोल दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीट वालों को बहुत दिक्कत है। नीट वाले ये क्वेश्चन बार बार उठाते हैं कि जो एंथर है वो कितने लोब्स का होता है। तो क्या गलत करोगे अब, एंथर कितने लोब का है, तो सीधे ये डायग्राम याद आना चाहिए तुम्हें कि एंथर बाइलोब्ड होगा, 1 और 2। तो एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, याद रहेगा। तो एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है। देखो यही वहाँ लिखा हुआ है कि जो स्टेमेन है उसका दो पार्ट होता है, एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, लंबा पतला सा जो है फिलामेंट, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। अच्छा, ये जो फिलामेंट और ये जो एंथर और फिलामेंट है, ये फिलामेंट फ्लावर से अटैच्ड होता है। फ्लावर के किस पार्ट से अटैच्ड होता है, ये भी एक एमसीक्यू है। बात समझ में आई कि द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड वेयर। तो ध्यान से देखो, मैंने लिख भी दिया यहाँ कि प्रॉक्सिमल पार्ट यानी ये वाला पार्ट जो है वो अटैच कहाँ करता है, अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल। या तो ये थैलेमस से अटैच करेगा या तो ये पेटल से अटैच करेगा, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। या तो ये थैलेमस से अटैच करेगा या फिर ये पेटल से अटैच करेगा, समझ में आ रही है बात। तो जो एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। ये तो समझ गया अपन, समझ गए हम लोग। अब ये जो बाइलोब्ड एंथर है ना, जब तुम इस एंथर को काटोगे बीच से, तब तुम देखोगे कि एक लोब तो ये वाला पार्ट था, याद है कि नहीं, बताया था अभी मैंने, और दूसरा लोब ये वाला पार्ट था। अब तुम ध्यान से देखोगे कि भाई ये लोब जो है ना, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम तुम ध्यान से देखो कि ये जो लोब है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये और एक ये, दिख रहा है कि नहीं, एक ये और एक ये। यानी कहने का मतलब है कि हर एक एंथर का जो लोब है, एक लोब दो पार्ट्स में फिर डिवाइडेड है। देखो ये गोल गोल सा दिख भी रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है कि नहीं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बात समझ में आई। तो जो एंथर है, उस हर एक एंथर में दो लोब, कितने लोब, दो लोब, और हर एक लोब के अंदर दो और डिवीजन जिसको हम बोलते हैं थीका, THECA। बात समझ में आई। तो एंथर का दो लोब और हर एक लोब का दो डिवीजन जिसको हम बोलते हैं थीका। तो अगर मैं बोलूँ एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है वो बाइलोब्ड है तो कोई दिक्कत, और हर एक लोब डाइथीकस है तो कोई दिक्कत, जल्दी बता दो। तो एक एंथर जो है वो बाइलोब्ड है एंड डाइथीकस। बात समझे कि नहीं, जो एंथर है वो बाइलोब्ड है एंड डाइथीकस। समझ में आ रही है बात कि नहीं। ये डायग्राम हमेशा याद रखोगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो तुम लोग, ठीक है। तो एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। अब जब तुम इसको देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर, जब तुम इसको ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या, बीचों बीच काट दो। तुम जब बीचों बीच काटोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे बगल में ड्रॉ भी किया हुआ है, मेरा उतना अच्छा ड्रॉ मैं कर नहीं पा रहा इसमें, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो ये इसकी तरह लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तुम देखोगे ये जो है टेट्रागोनल लग रहा है, कि टेट्रागोनल, मतलब थोड़ा सा बीच में कर्वेचर है अलग बात है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये टेट्रागोनल टाइप से लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, चार साइड्स वाला लग रहा है। तो जो एंथर है वो जब इसको क्रॉस सेक्शन हम लोग करते हैं तो ये कैसा दिखता है, जल्दी बता दो। ये जो एंथर है जब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन करते हैं तो एक टेट्रागोनल 4 साइड स्ट्रक्चर दिखता है। बात समझ में आ गई। ये जो एंथर है ये आपको टेट्रागोनल दिखता है, कैसा दिखता है,
टेट्रागोनल। बात समझ गए? तो फिर से, जो एंथर था उसके 2 लोब थे, हर एक लोब के 2 थीका थे। स्टेमेन का 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट अटैच करता था किससे? जल्दी बता दो, जल्दी। एंथर किससे, फिलामेंट किससे अटैच करता था प्रॉक्सिमली? थैलेमस बोल रहे हो क्या? अगर थैलेमस बोल रहे हो तो तुम्हारा आंसर सही है। तो द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखो होता क्या है, अब ये जितने भी ये जो थीका है ना, 4 थीका हो गए टोटल, मतलब एक लोब में 2 थीका है ना। अब ये जो जितने भी थीका हैं ये सारे जो हैं क्या हैं? अभी तो पढ़ा हमने, क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी वो रीजन जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है। बात समझ में आ गई? ये मैं क्यों इतना पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये वो रीजन है जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है। ये वो फैक्ट्री है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। और मेल गैमेट फ्लावर का क्या होता है? पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। तुम ध्यान से देखो कि ये छोटा छोटा बिंदी बिंदी जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन ही तो है। ग्रेन, दाना, पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ गई? तो पॉलन ग्रेन में आपको याद ये रखना है, सॉरी, इसमें आपको याद ये रखना है कि जो एंथर है वो 2 लोब का होता है, हर एक लोब में 2 थीका होता है। जब एंथर को बीच से हम काटेंगे तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आएगा। और ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसके 4 कॉर्नर्स पे बनता है पॉलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। सब समझ में आ रहा होगा यहाँ तक मुझे लगता है। दिक्कत होगी तो पूछना। अब क्या ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यही फर्दर डेवलप करता है पॉलन सैक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को। तो देखो ये वही डायग्राम हमने जो अभी पढ़ा था 4 साइडेड वाला, याद है? टेट्रागोनल, ये वही डायग्राम बता रहा है। जब तुम इसको देखोगे तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए कुछ लेयर्स हैं इसमें, बाहर से अंदर। और ये भी नीट पूछता है, बाहर से अंदर की तरफ आते हुए कुछ लेयर्स हैं। तो तुम खुद बताओ, जो जो लेयर सबसे बाहर होगी, ये डायग्राम देखो, चलो मैं नाम छुपा देता हूँ। ये डायग्राम देखो, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को क्या बोलेंगे? प्लांट में सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। इससे आसान कुछ हो सकता है? सबसे बाहर वाली लेयर्स को बोलेंगे हम एपिडर्मिस। वेरी गुड, समझ गए हम लोग। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं एंडोथीकम। क्या बोलेंगे? एंडोथीकम। थीका से याद रहेगा कि भाई लेना देना है इसका। एंडोथीकम, क्या बोलेंगे? एंडोथीकम। तो पहला सबसे बाहर लेयर हो गई एपिडर्मिस, फिर हो गया एंडोथीकम। बीच वाली लेयर जो होती है, बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। सिंपल है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडिल लेयर्स, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं? टेपेटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो क्या क्या हुआ? सबसे बाहर हो गया एपिडर्मिस, फिर एंडोथीकम, फिर मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर हो गया टेपेटम। अब तुम इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में जो सबसे बाहर लेयर है, सबसे बाहर जो लेयर है ये हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीकम, फिर मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे टेपेटम। तो अब तुम मुझे इस कॉमन सेंस से सोच के बताओ, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे? वैसे तो मैंने बता ही दिया, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोला था हमने? टेपेटम। ये तो समझ गए हम लोग। अब एक चीज़ बताओ, पॉलन ग्रेन डेवलप कहाँ करता था? तो ये जो छोटा सा छेद है इसी के अंदर डेवलप कर रहा है पॉलन ग्रेन, चारों साइड में। बात समझ रहे हो कि नहीं? पॉलन ग्रेन जो था वो आखिर डेवलप कहाँ कर रहा है? तो इसी ये जो छोटे छोटे होल्स हैं ना, है ना, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इसी में डेवलप करेगा ना पॉलन ग्रेन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देगा? कॉमन सेंस वाली चीज़ है। इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? तो तुम मुझे बताओ, ये 4 लेयर्स हमने पढ़ी, इनमें से कौन सी लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए? जल्दी बताओ। एपिडर्मिस? अरे नहीं नहीं, एपिडर्मिस कैसे करेगा? देखो, एपिडर्मिस तो सबसे बाहर है, सबसे बाहर है कि नहीं? अब ये इतनी बाहर से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? इतनी बाहर से ये कैसे प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन? कर पाएगा? सोच के देखो, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, क्या ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? जो सबसे अंदर होगा। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम टेपेटम। बात समझ गए? तो जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो टेपेटम। दूसरा चीज़, टेपेटम का काम हम लोग समझ गए, लेकिन टेपेटम के अलावा जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडिल लेयर, इसका क्या काम? इसका काम है, इसका काम ये है कि जो पॉलन ग्रेन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्लावर के लिए, है कि नहीं? क्योंकि वही आगे चल के रिप्रोड्यूस करने वाला है। तो ये सिक्योरिटी है उसके बाहर। जैसे कोई भी वीआईपी आता है तो उसके बाहर सिक्योरिटी रहती है, एसपीजी कमांडोज रहते हैं उसके साथ चलते हैं, देखा ही होगा तुम लोगों ने। प्रधानमंत्री अभी आ जाए तो उनके बाहर रहती है सिक्योरिटी। तो उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट का, तो इसके बाहर सिक्योरिटी होगी। और बाहर की जो तीनों लेयर हैं, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीकम और मिडिल लेयर, इन तीनों का काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखो मैंने यहाँ वही लिख रखा है
कि आउटर 3 लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और जो अंदर में सबसे लेयर था टेपेटम इट नरिशेस पॉलन ग्रेन। कोई दिक्कत? ये बिटवीन द लाइन्स यही सब लिखा हुआ है। समझ गए यहाँ तक समझे या नहीं समझे? अभी तक मैंने ये बताया तुम लोग को कि ये जो है स्ट्रक्चर, इसके बीच वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है ये बनाएगा पॉलन ग्रेन। ये बताया है मैंने तुम लोगों को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये, कि ये बीच वाला जो है पॉलन ग्रेन बनाएगा। अब इस बीच वाले टिश्यू का कुछ नाम होगा अलग या नहीं होगा? होना चाहिए नाम। तो उसका देखो कितना सिंपल नाम दिया है। कभी कभी क्या है, बायोलॉजी में हमें बताया जाता था कि हम लोग को रटना बहुत है। तुम ध्यान से अगर समझ के पढ़ोगे ना चीज़ों को, सिर्फ नाम को समझोगे, तो बायो में रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। बात समझे? तो जो सबसे अंदर वाला लेयर है, सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम देखो इन्होंने क्या दिया, क्योंकि इससे आगे चल के मेल स्पोर बन रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर मेल गैमिट बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया स्पोरो। स्पोरो से तो लग रहा है भाई कि कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। दूसरा वर्ड इन्होंने दिया जीनस, GENOUS। नाम से ही लग रहा है कि ऐसा जो कि मेल गैमिट को, जो कि गैमिट को बनाए, जो कि आगे चलकर गैमिट बने, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये जो सबसे अंदर वाला है ना, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। बात समझ में आई कि नहीं? स्पोरो लग रहा है गैमेट से रिलेटेड, और जीनस मतलब टू जेनरेट। तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या हुआ? जो बीच वाला एरिया है, इसी को अपन बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। बात समझ में आ गई? तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही आगे चल के बनाने वाला है पॉलन ग्रेन। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है यही आगे चल के बनाने वाला है पॉलन ग्रेन। तो क्या मैं इसे पॉलन मदर सेल कह सकता हूँ क्या? क्या ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉलन ग्रेन की माँ है, क्योंकि यही पॉलन ग्रेन बना रहा है? क्या अग्री करते हो या नहीं? करना तो चाहिए। तो इसको अपन बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू को ही हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो देखो यही वहाँ लिखा हुआ है कि स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे अंदर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई करता है। बात समझ में आई? और स्पोरोजीनस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस को अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो नाम से ही क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। मियोसिस क्यों? क्योंकि रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि मियोसिस मैंने बताया था कि जब भी रिप्रोडक्टिव सेल बनता है तो वहाँ मियोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि वहाँ क्रोमोजोम नंबर हाफ होता था, पढ़ा था हमने सेल डिवीजन में। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू विच सेल डिवीजन? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। यहाँ तक बात समझ गए? अब आते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन पे। तो ये आगे चल के ये पॉलन ग्रेन बनता है। कैसे बनता है ये हमें अलग से पढ़ना है, अभी के लिए बस इतना ही समझो, ये आगे चल के पॉलन ग्रेन बनता है। अब आते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे। तो पॉलन ग्रेन का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे ये स्फेरिकल होता है यूजुअली। ये देखो ये सारा डायग्राम जो है ना पॉलन ग्रेन का ही है, ये जितना भी डायग्राम दिखा रहा है ये सब पॉलन ग्रेन का ही डायग्राम है। बड़ा अच्छा खूबसूरत दिख रहा होगा, तुम्हारी बुक में तो होगा ही। जब अब पॉलन ग्रेन को अब हम देखते हैं, तो अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो। जब हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं ना, तो उसमें ध्यान से देखो, इस पॉलन ग्रेन में इस पॉलन ग्रेन का दो कवरिंग होता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इस पॉलन ग्रेन का दो कवरिंग होता है, दो लेयर्स होते हैं पॉलन ग्रेन के बाहर। एक लेयर मैंने देखो ब्लू कलर से बनाया है, जो दिख रहा है सबको, एक लेयर ब्लू कलर का दिख रहा है, आउटर लेयर। अच्छा आउटर लेयर, इसमें दो लेयर होते हैं, चलो इतना मैं बता देता हूँ। इसमें दो लेयर होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सिन और एक को बोलते हैं हम लोग इंटीन। अब तुम मुझे बताओ कि भाई एक्सिन कौन सा होता है और इंटीन कौन सा होता है? बता सकते हो क्या? नाम ही आ रहा है, एक्स मतलब बाहर, है ना? बात समझ में आई? इन मतलब अंदर। तो एक्सिन होगा बाहर वाला लेयर, इंटीन होगा अंदर वाला लेयर। तुम डायग्राम को ध्यान से देखो, जो ब्लू वाला लेयर बनाया है मैंने वो है एक्सिन, है ना? और जो ग्रीन कलर का लेयर है उसे बोलते हैं इंटीन। बात समझ में आई? और अंदर में है मेन पॉलन ग्रेन का मटेरियल। बात समझ में आई यहाँ तक? तो जो पॉलन ग्रेन है उसका दो लेयर हुआ, एक एक्सिन और एक इंटीन। चलो अब तुम ये बताओ मुझे कि तुम, क्या पॉलन ग्रेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? पॉलन ग्रेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसकी सिक्योरिटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी क्या होता है कि ये जो एक्सिन है ना, ये काफ़ी हार्ड है। जैसे पॉलन, तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो कि पॉलन ग्रेन हवा में उड़ा, किसी फ्लावर से उड़ा पॉलन ग्रेन, अब वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक लैंड करेगा, है ना? इस बीच में उस पर सनलाइट पड़ रही है, इस बीच में बारिश में हो सकता है वो पड़ जाए, इस बीच में हो सकता है कोई बैक्टीरिया उस पर हमला कर दे। कहने की बात यह है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये काफ़ी वल्नरेबल है, इसको डैमेज आसानी से किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा यार अगर इसको कोई प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा नहीं देंगे, कोई अगर बुलेट प्रूफ जैकेट इसको नहीं पहनाएंगे, तब तो ये यार कहानी ख़त्म हो जाएगी। इतनी मेहनत करके पॉलन ग्रेन बनेगा और ये बेकार हो जाएगा।
तो सबको लगा हाँ, भगवान को लगा हाँ बात तो सही है, तो भगवान ने क्या किया, इसके बाहर एक लेयर लगा दिया एक्सीन का। अब ये जो एक्सीन है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको नोट करोगे, जो एक्सीन है इसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि मतलब कोई भी आज तक ऐसा एंजाइम नहीं मिल पाया है नेचुरल जो इसको डिग्रेड कर सके। बात समझी, बात समझ में आई? यानी ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट वाला काम कर रहा है। तो ये जो सब्सटेंस है जो इसके बाहर होता है, जो पॉलन ग्रेन में होता है, इसको हम नाम देते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम देते हैं इसको हम? स्पोरोपोलेनिन। तो देखो डायग्राम तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख रहा होगा स्पोरोपोलेनिन। बात सबको समझ में आ रही है? एक मिनट, हाँ देखो, बात समझ में आई? तो ये तो हो गया हमारा पिछला स्लाइड, ये तो देख ही लिया था हमने, स्पोरोपोलेनिन पे थे ना हम लोग। हाँ देखो, तो जो स्पोरोपोलेनिन था इसकी के बारे में मैं बता रहा था तुम लोगों को कि स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इससे हार्ड अभी तक हमें कुछ मिला ही नहीं है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बात समझ में आ रही है? स्पोरोपोलेनिन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इससे हार्ड सब्सटेंस अभी ये तक हमें नहीं मिला है। बात समझ में आ गई? तो दो चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे, क्या क्या? पहला कि एक तो लेयर होता है उसके बाहर जिसको बोलते हैं एक्सीन, उसके जस्ट अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीन। जो एक्सीन होता है वो इतना हार्ड होता है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने ही नहीं देगा, हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो तब भी कुछ नहीं होगा, अल्कली डाल दो तब भी कुछ नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है ये स्पोरोपोलेनिन? लेकिन अभी प्रॉब्लम ही है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो तुम ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इस पॉलन ग्रेन की जब तुम स्ट्रक्चर पे जाओगे तो इस पॉलन ग्रेन के बाहर ये तो एक सेल है एक तरह से, है ना? तो इस सेल के अंदर कुछ न्यूक्लियस भी होगा। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ से ध्यान से सुनोगे समझ में समझ आ जाएगा। ये एक पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये पॉलन ग्रेन में माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन होने के बाद क्या हो जाता है, ये एक सेल से दो सेल में बढ़ जाता है। तुम देखोगे ध्यान से, एक ये बाउंड्री बीच में आ जाती है, एक सेल ये होता है और दूसरा सेल ये। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो यूजुअली दो सेल के स्टेज में होता है। ये आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में हम लोग, अभी के लिए बस इतना समझो, जो पॉलन ग्रेन है वो दो सेल के स्टेज में होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। क्या क्या? एक हुआ वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो जेनरेटिव सेल है वो थोड़ा छोटा होता है। सबका काम मैं आगे समझाऊंगा क्या काम है। अभी के लिए बस इतना समझो कि पॉलन ग्रेन में दो सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। सिंपल है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, ऐसे याद रखना कि वी से बड़ा बड़ा। बात समझ में आई? कि वेजिटेटिव सेल बड़ा बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है, लेकिन मेन काम करता है जेनरेटिव सेल है, क्योंकि यही जनरेट करेगा तुम्हारे मेन पॉलन ग्रेन के मटेरियल को। बात समझ में आ गई? तो अब तुम मुझे ये बताओ कि पॉलन ग्रेन के बाहर पूरे पे कवर्ड था एक्सीन, क्लियर है? अगर एक्सीन पूरे पॉलन के बाहर है तो इसका अंदर का मटेरियल कभी बाहर आएगा क्या? बात समझे कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? अगर एक्सीन, ये जो पूरा मान लो एक्सीन का लेयर है, अगर चारों तरफ से एक्सीन का लेयर होगा तो क्या पॉलन ग्रेन का कंटेंट बाहर आ पाएगा? कंटेंट बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा यार ये तो अलग नाटक हो गया, कि मैंने तो इसको प्रोटेक्शन के लिए दिया था लेकिन ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोटेक्शन हो गया इसमें, कि अब अंदर का कंटेंट ही बाहर नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो भगवान ने क्या किया कि जो एक्सीन है एक जगह ऐसा बना दिया भगवान ने जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, बाकी पूरे पे स्पोरोपोलेनिन है, पूरे पॉलन ग्रेन पे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, और उसी रीजन से, उसी जगह से निकलेगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन का मेन मटेरियल, जो पॉलन ट्यूब आगे चल के बनेगा। तो वो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग एक पोर है पॉलन ग्रेन पे, कह सकते हैं कि नहीं? बात समझ में आई? एक पोर है पॉलन ग्रेन पे। तो देखो थोड़ा सा मैंने जो पढ़ाया उसको देख लो कि स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द हार्डेस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, हमें पता है। और वो जो पोर के बारे में मैं बता रहा था वो यही पोर है कि पॉलन ग्रेन का एक्सीन के पास एक एक्सीन एक जगह पे एब्सेंट होता है, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। यानी वो रीजन, देखो pollen grain axene has a prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट किस रीजन पे होता है, तो किस रीजन में होगा? तो जर्म पोर में होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो पॉलन ग्रेन का दो लेयर में प्रोटेक्शन हुआ, एक हुआ एक्सीन और एक इंटीन। एक्सीन बना था मैंने बताया था स्पोरोपोलेनिन से, लेकिन इंटीन बनता है सेलुलोज और पैक्टिन से। सिंपल है, इंटीन एक तरह से सेल वॉल है,
तो सेल वॉल प्लांट का बनता है ना सेलुलोज से, तो उसको ऐसे ही याद रखना है कि इंटीन जो है वो सेलुलोज और पैक्टीन से बनता है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वेजिटेटिव सेल बड़ा बड़ा होता है, जेनेटिव सेल छोटा होता है। तुम्हें याद ये रखना है कि जो वेजिटेटिव सेल है नहीं आगे चल के फिर डिवाइड करता है, तो ये फिर 3 सेल स्टेज में आ जाता है ये पॉलन ग्रेन, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल घबराओ नहीं। लेकिन 60% जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में ही रहता है, सिर्फ 40% होता है जो कि 3 सेल स्टेज में शेड होता है। हम लोग आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी तक के लिए बस इतना याद रखो कि 60% जो है, यहाँ लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड इन 2 सेल स्टेज। बात समझ में आ गई। बाकी कुछ में क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है और 3 सेल स्टेज में आ जाता है। यहाँ तक समझे तो आगे पढ़ूँ मैं, समझ गए हो मुझे लगता है। अब देखो होता क्या है, तुमने सुना भी होगा बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ये जो पॉलन ग्रेन है हवा में उड़ा, हवा में उड़ने की वजह से क्या होता है, ये हमारे नोस्ट्रिल में आया और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि हमारा बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इनसे। बात समझ में आ रही है, हमारा बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इन पे। अब चूंकि ये तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया और तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटाइज किया, तो एक बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कराता है, जैसे कि आस्थमा और ब्रोंकाइटिस। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। बहुत लोगों को देखोगे किसी फूल से एलर्जी होती है, टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना, लड़की ने जो है गुलाब का फूल दिया, लड़के को फूल से ही एलर्जी है। बात समझ में आई। तो याद रखोगे आस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस ये कॉज कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट है पार्थीनियम का एग्जाम्पल हमेशा याद रखोगे, कैरेट ग्रास का। यह वीट का एक कंटामिनेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी कराता है। बात समझ में आई, कंटामिनेंट होता है ये पार्थीनियम, यहाँ लिखा हुआ है देखो पार्थीनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पार्थीनियम एग्जाम में आता है। पार्थीनियम तो याद रखोगे कि पॉलन ग्रेन एलर्जी करा सकता है, और इसमें पार्थीनियम का नाम जरूर याद रखना है। आस्थमा ब्रोंकाइटिस कराना है, पार्थीनियम का बहुत बड़ा रोल है। समझ गए यहाँ तक। चलो ये पेज मुझे लगता है क्लियर ही होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, पॉलन ग्रेन का एक और खासियत है। देखो पॉलन ग्रेन की एक निगेटिव चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई एलर्जी करा रहा है, ये ब्रोंकाइटिस करवा रहा है ना, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करा रहा है, खासकर पार्थीनियम। लेकिन पॉलन ग्रेन के कुछ फ़ायदे भी हैं। तो पॉलन ग्रेन का क्या फ़ायदा है, पॉलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिशन रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है वो, उसको खाने से बहुत एनर्जी आती है। तो इसीलिए लोग आज की डेट में, हम लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट में एनर्जी जैसे मिल जाए, है ना। लोगों को प्रोटीन खाना नहीं है, लेकिन वे प्रोटीन का डब्बा पियेंगे लोग। तो वही सेम बात है कि लोग ने क्या किया भाई, पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारे टैबलेट और सिरप मार्केट में अवेलेबल है। ये देखो डायग्राम में दिखा हुआ है, पॉलन बी पॉलन ये टैबलेट है, लोग इस टैबलेट को खा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए। बात समझ गए। तो याद रखोगे। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट टॉपिक है आज का। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन हवा में शेड होता है या कहीं भी निकला, तो ये पॉलन ग्रेन का एक हाफ लाइफ है कि कितनी देर में ये पॉलन ग्रेन इफेक्टिव रहेगा। ऐसा थोड़ी कि पॉलन ग्रेन मान लो 1 जनवरी को निकला हवा में और 30 अगस्त को जाके भी फर्टिलाइज कर रहा है, तो एक लिमिट होगा। बात समझ में आई कि कब तक वो फर्टिलाइज कर सकता है, कब तक उसके अंदर पोटेंशियल है फर्टिलाइज करने का, तो ये वेरी करता है। तो याद रखोगे राइस और वीट में ये 30 मिनट के आसपास का प्रोटेक्शन देता है, 30 मिनट तक ये जो है सर्वाइव कर सकता है। वहीं रोसेसिए, लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी ये सब पढ़ रखा है हमने मॉर्फोलॉजी में, इसमें ये कुछ मंथ तक चलता है। बात समझ में आई। तो ये बहुत वेरिएबल है। तो पॉलन ग्रेन का लाइफ जो है राइस और वीट में सिर्फ 30 मिनट है, मतलब वो 30 मिनट के अंदर ही फर्टिलाइज करना चाहिए, वरना वो बेकार हो जाएगा। और जो रोसेसी और लेग्यूमिनेसी और सोलिनेसी में है ये कुछ मंथ तक चल सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है ये। लेकिन एक तरीका ऐसा है, जैसे मान लो कोई पॉलन ग्रेन हमें मिल गया बहुत अच्छी क्वालिटी का, हम लोग को आगे पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर मान लो तुम्हें अच्छी क्वालिटी का कोई मिल गया पॉलन ग्रेन, तो इसको तुम चाहते हो स्टोर करके रखो, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करवाओ इसको, ताकि तुम्हें मैक्सिमम यील्ड मिले। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इसको स्टोर करते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। याद रखना, ये एमसीक्यू आया हुआ तुम्हारे नीट में कि पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को स्टोर कहाँ करते हैं, तो पॉलन बैंक में। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, कि आपने सुना होगा कि पॉलन ग्रेन को जो स्टोर करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ किस में स्टोर करता है, लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये स्टोर्ड पॉलन ग्रेन जो है काफ़ी दिनों तक रहते हैं सीड बैंक में। बात समझ में आई। और इनका क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोल है। देखो ये आज की जो क्लास थी, ये बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया कि मेल गैमिट क्या होता है प्लांट में, है ना, कैसे उसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका पॉजिटिव है क्या निगेटिव। निगेटिव में एक ही बात याद रखोगे, आस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कराता है, खासकर पार्थीनियम। बात समझे।
देखो बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं कि तुम लोगों को जितना सिंपल वे में बताया जा सके। देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोटा नहीं जा पाते हैं। क्या वो नीट नहीं निकालेंगे? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं आज तक कोटा नहीं गया, लेकिन मैंने नीट निकाला, पहले अटेम्प्ट में निकाला। बात समझ में आ रही है? तो कहने की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोटा जाओ तभी आपका सिलेक्शन हो। कोचिंग से नो डाउट कि बेनिफिट तो होता ही है, कोचिंग से बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने सोचा यार कि बच्चे जो कोटा जा रहे हैं, और आज की डेट में तो ऑनलाइन इतना पॉसिबिलिटी है। हमारे टाइम में जब मैंने 2013 में ये एग्ज़ाम निकाला था, 2013 में ये सुविधाएं नहीं थी कि आप ऑनलाइन बैठ के भी पढ़ सको, लेकिन आज ये सुविधा अवेलेबल है। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ। मुझे लगा कि एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे फील हुई जब मैंने इसको पहली बार इन टॉपिक्स को पढ़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। जो प्रॉब्लम मुझे जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो आगे वाले जनरेशन्स को फेस ना करनी पड़ रही। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना। और मुझे लगता है अगर ढंग से तुम लोग थोड़ा सा सिंसियरली इन वीडियोस को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि नीट का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। थोड़ा भी समझने में दिक्कत आएगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और जो मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ते रहो, ढंग से सुनो। मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ो, सुनो और एक बार जाके बुक खुद से पढ़ो। मैं नहीं मानता था कि कोई टॉपिक ऐसा होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आए। और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो तुम्हें समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कंसल्ट करो, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये टॉपिक सर आपका मुझे समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें उसको कवर करने में, क्लियर करने में। बात समझ में आई? अगर ये वीडियो पसंद आया तुम लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, जितना ज़्यादा कंटेंट व्यू होगा, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगा और उतना ज़्यादा मैं ये कंटेंट बनाऊँगा। और जितना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा उतना ज़्यादा तुम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर तुम लोगों को पसंद आए, नहीं पसंद आए तो शेयर नहीं करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि सर आपका वीडियो बेकार था, एकदम समझ में नहीं आया। लेकिन अगर समझ में आए तो ज़रूर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग।